हेलो स्टूडेंट, बेटा क्लास 9th में केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चल रहा था मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, और इसमें हमने कल जो है बात कर ली थी मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी स्टेट हैं। 3 स्टेट पड़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर सॉलिड, लिक्विड और गैस को कैसे डिफ्रेंशिएट करना था वो मैंने बता दिया था। डेफिनेशन हो तब भी बता देना, ठीक है। और मैंने पॉइंट 4-5 लिखवाया तो डिफ्रेंशिएशन में भी यूज हो सकते हैं, कैसे कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर की स्टेट चेंज है वो कैसे चेंज होती है, क्या प्रोसेस होता है, उन प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, ये बात करते हैं। ओके, तो पहले देखो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे होता है बेटा। 3 की अवस्थाएं मैंने बताया, 3 स्टेट थी। एक थी सॉलिड यानी कि ठोस, दूसरी थी लिक्विड यानी कि द्रव, और तीसरी थी गैस। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर अगर जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। जो नीचे वाला एरो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मेल्टिंग या फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसमें बेटा, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है उसको कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। हिंदी में बोलते हैं गलन, गल रही है कोई चीज़। जैसे बर्फ पानी में कन्वर्ट होती है तो क्या होती है, गलती है, इसलिए इसको कहते हैं गलन कहते हैं। ठीक है, इसी का उल्टा क्या होता है बेटा, अगर जब लिक्विड से ठोस में चला गया उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। क्या कहते हैं बेटा, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, यानी कि हिमन। जैसे पानी से बर्फ बनाते हैं, जो हम फ्रीजर में रख देते हैं ना बेटा, ज़्यादा कम टेम्परेचर पे, सब कम टेम्परेचर पे अगर जो फ्रीजर में रखते हैं तो क्या हो जाता है, जो तुम्हारा लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव तुम्हारा ठोस में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। ऐसे ही लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस का नाम है वेपराइजेशन या वाष्पन। ठीक है, इसको बॉइलिंग भी कहते हैं। ठीक है, और अगर जो गैस से लिक्विड में आ जाए, गैस से द्रव में आ जाए, उस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। ठीक है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसको संघनन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, संघनन। ओके, इसके बाद आ जाते हैं अगर जो कोई भी तुम्हारा सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली चेंज होता है गैस में, ठीक है, लिक्विड में ना चेंज होकर के सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। और अगर जो इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा क्या हो जाए, गैस से सॉलिड में हो जाए तो इसको डिपोजिशन या निक्षेपण कहते हैं। डिपोजिशन, सॉलिडिफिकेशन भी कॉमनली हम इसको बोल ही देते हैं, जनरली इसको सब्लिमेशन ही बोलते हैं, चाहे सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड। ठीक है, तो ये इतने प्रोसेस हमारे 6 प्रोसेस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो बात करें मेल्टिंग की, तो मेल्टिंग क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर चेंज इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग। जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, जब हम किसी भी मैटर की, किसी भी पदार्थ की ठोस अवस्था को, ठोस अवस्था में जब हम ऊष्मा देते हैं जिससे वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, इस प्रोसेस को, इस क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग या गलन कहते हैं। ठीक है, अब इसी में आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट, यही समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट, या इसको हिंदी में कहते हैं गलनांक। किस पॉइंट पर, किस टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जा रहा है या गल जा रहा है, उसको हम गलनांक कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहीं से डेफिनेशन लिख सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर चेंज इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहते हैं। ठीक है, वो तापमान जिस पर कोई भी ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है, उस तापमान को हम उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं या उस ठोस अवस्था का गलनांक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेटा लिक्विड से गैस में जाने की। तो ये कौन सा प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच, देखो सबकी वही डेफिनेशन है कि बस जो चेंज हो रहा है वो स्टेट लिख दिया करेंगे। अ प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट चेंज इनटू गैसियस स्टेज ऑन हीटिंग। उष्मा देने पर जब किसी भी मैटर की द्रव अवस्था गैस अवस्था में
बदल जाती है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन कहते हैं या वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वाष्पन। अगर जो द्रव अवस्था हमारी गैस अवस्था में बदलेगी तो इसको हम वाष्पन कहते हैं। ठीक है, यहीं से हमारा आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा इसी में आता है बॉइलिंग पॉइंट। इसको हिंदी में कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं बेटा? क्वथनांक। ये गलनांक था मेल्टिंग पॉइंट, और ये क्या है? ये एमटी, ये बीपी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? पॉइंट का मतलब कोई बेटा टेम्परेचर है। ठीक है, वो टेम्परेचर की बात करा, पॉइंट कुछ और नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वेपराइजेशन को हम बॉइलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट ऑफ अ मैटर चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड। इस लिक्विड का ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, यानी कि वो तापमान जिस पर कोई द्रव अवस्था गैस अवस्था में चेंज हो जाती है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जैसे बेटा तुम्हारा वाटर है। ठीक है, वाटर क्या होता है बेटा? जो लिक्विड स्टेट होती है। ठीक है, इसको जब टेम्परेचर हम हीट देते रहते टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तो क्या होने लगता है? ये भाप में कन्वर्ट होने लगता है, वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है। तो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है जिस पर वो भाप बनने लगा, इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को ही हम क्या कहते हैं? बीपी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट क्या था? जिस पर वो मेल्ट कर जाता था। ठीक है, जिस पर जैसे आइस हमारी कितने पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट कर जाती है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री। ऐसे ही वैक्स है, जैसे मोम है, इसका तो क्या है? 63 डिग्री। ऐसे ही तुम्हारा आयरन ले लो, लोहा ले लो, इसका क्या होगा? 1535 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और टंगस्टन की बात करें तो 3500 लगभग पहुंच जाता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो गलता है, मेल्ट होता है। इसीलिए तो देखो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या फिलामेंट किसका लगा होता है? टंगस्टन का, क्योंकि ये ज़्यादा रेजिस्टिव होता है। ठीक है, ये कभी जल्दी इतनी गलता नहीं है। और कोई अगर जो एलिमेंट लगाते हैं वहाँ पे मेटल लगाते हैं तो क्या हो जाता है? गल जाता है और लाइट नहीं प्रोड्यूस होती। इसलिए टंगस्टन का ही हम फिलामेंट बनाते हैं, वहाँ पे यूज होता है। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यानी वेपराइजेशन की कंडीशन हम लोगों ने पढ़ लिया। वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। किस टेम्परेचर पे? जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसके बाद अगर जो बेटा हमारी दूसरा है, अगर जो द्रव से ठोस में बदल जाए, ठीक है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में, तो मेल्टिंग का उल्टा उसको कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, यानी हीमन हो रहा है। यानी हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। तो इसमें भी वही लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। यहाँ पर कूलिंग होगी बेटा, वहाँ पर हमने क्या बोला था? हीटिंग बोला था, यहाँ पर क्या बोलेंगे? कूलिंग। जब हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो लिक्विड स्टेट हमारी किसमें चेंज हो जाएगी? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो वो प्रक्रम जिसमें द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदलती है ठंडा करने पर, ठीक है, उसको हम फ्रीजिंग या हीमन कहते हैं। अब बोले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। भाई जितने टेम्परेचर पे ये ठोस हमारा मेल्ट कर गया था, तो उतने ही टेम्परेचर पे जब पहुंचने लगे तो ये क्या होने लगेगा? स्टेट इसकी चेंज होती रहेगी। ठीक है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बेटा? इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, और लिक्विड का क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। उसी का उल्टा, सॉलिड का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, लिक्विड का। ये लिक्विड हमारा जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो फ्रीज होने लगेगा। तभी तो ये अगर जो वाटर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा तो क्या होने लगेगा? इसके बाद गया तो फ्रीज होने लगेगा, यानी कि जमने लगेगा। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और आइस का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये समझ लेना। इसके बाद अगर जो बात करें इसका उल्टा करें, गैस से लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन व्हिच गैसियस स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन और संघनन। ठीक है, वो क्रिया जिसमें हमारी गैस अवस्था जो होती है बेटा द्रव अवस्था में बदलती है ठंडा करने पर। ठंडा करने पर गैस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है। इस क्रिया विधि को हम संघनन कहते हैं। ठीक है, और इसमें गैस का क्या होगा बेटा? ठीक है, लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, और
और फ्रीजिंग पॉइंट, ये 3 पॉइंट याद रख लेना है बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट जिस पर हमारी लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में चेंज होती है, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उस टेम्परेचर को जिस पर हमारा कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर बेटा लिक्विड स्टेट हमारी गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है, ठीक है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते थे। अब इसके बाद इस प्रोसेस को देखो, जब हमारा मैटर जो है बेटा वो सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में आता है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंज इन लिक्विड स्टेट, मतलब द्रव अवस्था में जाए ही बिना वो सीधे किसमें पहुंच जाए, गैस अवस्था में पहुंच जाए। इस प्रक्रम को, इस क्रियाविधि को हम सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद होगा बेटा, जैसे आयोडीन है हमारा, आयोडीन क्या होता है, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, सीधे इसमें आ जाता है गैस में, ठीक है। ऐसे ही कंफर, जैसे कपूर जिसको बोलते थे बेटा, वो भी तुम्हारा क्या हो जाता है, सीधे किसमें चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में। ऐसे ही नैप्थलीन, क्या है नैप्थलीन, नैप्थलीन है, ये भी तुम्हारा सीधे सॉलिड से किसमें चेंज होता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, ठीक है। ऐसे ही गैस स्टेट से लिक्विड सॉलिड स्टेट में चला जाए तो उसको हम डिपोजिशन या निक्षेपण कहते हैं, कॉमनली या जनरली इसको हम सब्लिमेशन ही कहते हैं। इसमें सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड जाए, सब्लिमेशन ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टेट की चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की जो चेंज स्टेट चेंज हो रही थी वो ये था, ठीक है। इसकी मेन पॉइंट डेफिनेशन है बेटा, नोट्स मैंने भेज दिया था, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे तो टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है बेटा, जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। किसी भी उसको हॉट कितना ये गर्म है, ये कितना ठंडा है, इसको जो मेजर किया जाता है जिस डिग्री में, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ऐसा यूनिट की बात करें तो केल्विन होती है, ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट। टेम्परेचर या तापमान क्या कहते हैं बेटा, तापमान। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि कोई भी बॉडी कितना गर्म है कितना ठंडा है, इसको जो बताता है कौन बताता है, तापमान बताता है, टेम्परेचर। उसी को टेम्परेचर को डिफाइन करना चाहे तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई कितना गर्म है कोई कितना ठंडा है, किससे मेजर करते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर ही बताता है ये कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ठीक है। इसको मेजर करने का तरीका है, इसकी यूनिट जो होती है डिग्री सेल्सियस या केल्विन, फ़ारेनहाइट की यूनिट डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। आपको इसके क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, ठीक है। तो याद रखना बेटा, अगर जो डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में लाना है किसी भी टेम्परेचर को, ठीक है, तो केल्विन में बदलने के लिए हम डिग्री सेल्सियस में +273 करेंगे और हमारा ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। और अगर जो डिग्री सेल्सियस में लाना है तो क्या करेंगे, केल्विन से 273 को माइनस कर देंगे। इसका क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है, जैसे कन्वर्ट 273 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। केल्विन में हमको इसको चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, केल्विन में बदलने के लिए हमें क्या पता है, इसमें डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। तो जो क्लिनिकल तुम्हारे थर्मामीटर वगैरह होते हैं ज़्यादा केल्विन में होते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल देख लेना, ठीक है। इससे कुछ एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज दी है उसमें न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे। अच्छा चलो फ़ारेनहाइट का भी हम रिलेशन ही बता देते हैं, क्या होता है रिलेशन फ़ारेनहाइट में, तो क्या होता है, ठीक है। ये हमारा इसमें होता है सेंटीग्रेड से डिग्री सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में आना है तो C15 = F - 32/9
9, इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये स्केल कैसे बनती है, ये जो बना है स्केल में बेटा नंबरिंग होती है। जैसे अगर जो वाटर का हम ले रहे हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट एंड 212 इसका क्या होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी के बेसिस पे हम बनाते हैं। देखो सी पर कितना है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट लिखे C-0 अपान इसमें कितने हुए खाने, अगर 0 से 100 के बीच आना है तो कितने नंबर बढ़े हैं 100 ही बढ़े, तो नीचे 100। ये स्केल होती है, इस पर नंबरिंग होती है, जैसे स्केल होती है तो इस पर खांचे कटे होते हैं जैसे, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कितने टोटल खांचे हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। इसलिए हमने ऊपर फ्रीजिंग पर नीचे कितने स्केल में खाने होते हैं खांचे होते हैं उसको लिखते हैं। फ़ारेनहाइट में कितना होता है F इसका फ्रीजिंग पॉइंट 32। और अगर जो बात करें बेटा इसमें कितने खांचे हैं तो देखो 212 से 32 को घटाओ कितना हो जाएगा 180, कितना आएगा 180 आएगा, 0 से 0 कैंसिल और इसको कट करें तो 9 हो गया, ये 5 हो गया। और यहीं से फॉर्मूला बन जाता है C/5 = F - 32 अपान 9, ये यहीं से फार्मूला आया। तो ये अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप इस फार्मूले से करेंगे, वरना डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन से तो केल्विन -273 करेंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में आएगा, और केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस में प्लस करते हैं, ठीक है। ये फार्मूले ये भी यही से बना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको करना है, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा एक जैसे हमने बताया वेपराइजेशन और बॉइलिंग, ये क्या है, ये दोनों कंडीशन बेटा अलग है। जो बॉइलिंग होता है और वेपराइजेशन या इवेपोरेशन, ये डिफरेंस की बात करें, बात वही दोनों की कहेंगे बॉइलिंग और वेपराइजेशन वही है कि सॉलिड लिक्विड स्टेट इसमें कन्वर्ट होती है, गैसेस स्टेट में उसी को हम बॉइलिंग कहते हैं, उसी को वेपराइजेशन कहते हैं। बट डिफरेंस ये है बेटा कि जो बॉइलिंग होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। बॉइलिंग हमारा कहाँ पर होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग टेम्परेचर जब तक बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी लिक्विड नहीं पहुंचेगा तब तक वो बॉयल नहीं करेगा। जैसे वाटर हमारा बॉयल कब करेगा अगर बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, तभी ये पूरा वाटर हमारा बॉयल करने लगेगा, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग। बॉयल करने के बाद वाटर में वेपर में बदलना। लेकिन वेपराइजेशन क्या होता है बेटा, इसका कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है। जैसे वाटर को हम भर के रख दें, ठीक है, एक कटोरी में, फिर देखो 2 दिन के बाद वो धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों कम हुआ, क्योंकि वो वेपराइज हो गया, वाष्प में बदल गया। लेकिन क्या उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, वो तो रूम टेम्परेचर पे भी हो गया। इसका मतलब क्या है, जो वेपराइजेशन होती है वो सरफेस फिनोमिना है, वो केवल सतह पर होने वाली विधि है। इसमें होता क्या बेटा, जो तुम्हारी रूम टेम्परेचर या जिससे है वो हीट लेके वाटर तुम्हारा क्या करता है धीरे धीरे यहाँ पर कन्वर्ट होता है, स्लो प्रोसेस है ये। और बॉइलिंग की बात करें तो ये जल्दी वाला प्रोसेस, जल्दी तेज फास्ट प्रोसेस है, जितना टेम्परेचर देंगे जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर तुम्हारी वेपराइजेशन में क्या होता है, एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर भी ये क्या करता है वेपराइज होता रहता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा तब तक ये बॉयल होगा ही नहीं। और ये क्या होगा, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर वेपराइज हो सकता है, एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट चेंज लिक्विड स्टेट चेंज इनटू गैसेस स्टेट एट एनी टेम्परेचर, तब उसको हम वेपराइजेशन कहेंगे। और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग प्रोसेस, ठीक है। अब अगर जो बात करें बॉइलिंग हमारा क्या है, बल्क फिनोमिना है। जैसे हमने किसी कंटेनर में पानी रखा तो जितना हम इसको हीट देंगे, जब हीट देंगे इसका टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो ये इसके जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे बॉयल होने लगेंगे, यानी पूरा कंटेनर का पानी क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। तो इसको हम इंटायर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, या इंटायर प्रॉपर्टी या बल्क प्रोसेस। यहाँ पर सारा का सारा पानी उबलेगा।
लेकिन इसमें बात करें, अगर जो हमने पानी भर के रख दिया बेटा, ठीक है, अब हमको हीट नहीं दे, लेकिन ये जो रूम की टेम्परेचर है, रूम की हीट है, इससे हीट लेकर के जो इसका सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं वाटर के ना, वो हीट लेकर के वेपराइज होने लगते हैं। नीचे नहीं हीट पहुंचती, लेकिन ये जो सरफेस पे है, सरफेस पे जो वाटर के पार्टिकल हैं, ये रूम से या एनवायरनमेंट से हीट लेकर के वेपराइज होने लगते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं सरफेस प्रोसेस। क्या कहते हैं? सरफेस फिनोमिना या सरफेस प्रोसेस। ठीक है, ये सरफेस की है, सतह का प्रक्रम, और ये क्या है? बल्क फिनोमिना। ये पूरा का पूरा इंटायर वाटर जब तक बॉयल नहीं होगा तब तक हम बॉइलिंग प्रोसेस नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें अगर एक दो भी पार्टिकल वेपराइज होने लगे तो इसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस यही है कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे होगा और ये किसी भी टेम्परेचर पे वेपराइज होने लगता है। प्रोसेस स्टेट का चेंज की बात करें तो दोनों में सेम स्टेट क्या होती है? लिक्विड से गैस में ही जाता है, लिक्विड से वेपर में ही कन्वर्ट होता है। प्रोसेस दोनों में सेम है, बट टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा और ये किसी भी टेम्परेचर पर। एग्जांपल लिया था वाटर का, तो जब तक वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंचेगा तब तक उसको हम बॉइलिंग प्रोसेस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर जो 30, 40, 50 डिग्री सेल्सियस पर भी अगर जो वाटर जो वेपर में कन्वर्ट होने लगे उसको वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसके हमारे जो बात करें, इसके बाद हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। वेपराइजेशन के जो एग्जाम्पल है बेटा, वो अभी हम बताएंगे। जैसे समर में हम लोग क्या करते हैं, घड़े में पानी रखते हैं ना, ठंडा हो जाता है, वो भी कॉन्सेप्ट किसका है? वेपराइजेशन का है। ठीक है, पसीना निकलने से ठंडी महसूस होती है, ये भी इसी का काम है। ठीक है, वेपराइजेशन से ही होता है। तो अब बात करते हैं लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। गुप्त मतलब ये हिडन है बेटा, छिपी हुई है, ये हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, जैसे एक कंटेनर में हमने वाटर ही ले लिया और इसको नीचे से हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? हीट दे रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं इसको। ठीक है, जब इसको बॉयल करेंगे तो पहले टेम्परेचर मान लिया 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 40 डिग्री सेल्सियस, फिर 80 हो गया और फिर 100 हो गया। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस जैसे इसका टेम्परेचर पहुंचा, फिर भी हम इसको हीट दे रहे हैं, हीट देते ही जा रहे हैं। अब लेकिन जब हमने थर्मामीटर में देखा तो 100 के ऊपर जा ही नहीं रहा टेम्परेचर, और हमारा यहाँ से क्या होता है, 100 डिग्री पर जैसे पहुंचा वाटर, ये हमारा कन्वर्ट होने लगेगा वेपर में, इसमें गैस में, और ये जाने लगेगा, उड़ने लगेगा। लेकिन हम हीट तो नहीं दे रहे हैं, हीट हम दिए जा रहे हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, निरंतर हीट दिए जा रहे हैं, फिर भी हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो क्या हो भाई, हीट हम दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद हमारा टेम्परेचर ही नहीं बढ़ा और वाटर हमारा कन्वर्ट हो गया भाप में। तो बेटा जो ये हीट हम दे रहे हैं अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद की जो हीट, ये हमें दिखाई नहीं दे रही, टेम्परेचर क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा कि बढ़ रहा, तो हम कहेंगे हीट नहीं है एक तरीके से। यानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पहुंचने के बाद जो हीट दी जा रही है, इसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये हीट गई कहाँ भाई? जब टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, 100 डिग्री ही है, तो ये हीट कहाँ गई बेटा? ये जो हीट है वो इस जो वाटर है, ये हमारी जो वेपर में चेंज हो रही है, तो क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हो रही है। यानी ये जो हीट गई है वो स्टेट चेंज में गया, काम किया है। स्टेट को चेंज करने के लिए हीट की जो रिक्वायरमेंट भी है, उस हीट का इसने काम किया है। यानी फेज को चेंज करने में जो हीट लगी है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, बस वाटर हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया? गैस में। स्टीम में जब कन्वर्ट होने लगता है तब भी हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो जो फेज चेंज करने में जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। यहाँ पर ये जो हीट गई वो कहाँ पर काम की है? फेज को चेंज करने में। तो जो बेटा वाटर के पार्टिकल थे, इन्होंने हीट ले लिया, इन्होंने यहाँ से हीट कौन लिया? वाटर के पार्टिकल लिए, और इतना लिया कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी, और जैसे बढ़ी ज़्यादा तो किसमें कन्वर्ट हो गया? गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो जो हीट रिक्वायर होती है फेज को चेंज करने में, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो आप ऐसे बोल सकते हो, द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड
टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग टू टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बिना बदले, यानी ये बात कर सकते हैं ऊष्मा की वो मात्रा जो किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलने में आवश्यक होती है और तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यानी फेज को चेंज, अब बोल सकते हैं लेटेंट हीट के लिए फेज चेंज, फेज चेंज, नो टेम्परेचर नो चेंज, टेम्परेचर नो चेंज, फेज तो चेंज होगी लेकिन टेम्परेचर में चेंज कोई नहीं होगा, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, अवस्था का परिवर्तन होगा लेकिन तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो ऊष्मा जो अवस्था को परिवर्तन में आवश्यक होती है और तापमान को ना बदले, उस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था लेटेंट हीट। समझ में आया बेटा लेटेंट हीट की? अब ये होती है बेटा दो टाइप की, एक होती है फ्यूजन की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होती है? वेपराइजेशन। इसका मतलब क्या है? एक होती है गलन की गुप्त ऊष्मा, एक क्या होती है? गलन की गुप्त ऊष्मा, और एक होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। कहने का मतलब भैया दो ही तो होगा, एक बार क्या होता कन्वर्ट होना था सॉलिड से लिक्विड और एक बार लिक्विड से गैस। तो जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है उसको हम गलन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और जब हमारी लिक्विड स्टेट चेंज हो जाती है वेपर में तब उसको कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो टाइप की लेटेंट हीट होती है। तो इसकी डेफिनेशन में जब बोले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड to change the solid state into liquid state without change in temperature। ठीक है, ऊष्मा की वो मात्रा जो किसी पदार्थ में तापमान को बिना परिवर्तन, तापमान को बिना बदले उसकी ठोस अवस्था को गैस अवस्था, ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को द्रवण की या गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलने के लिए बिना तापमान को बदले आवश्यक ऊष्मा को ठोस की गलन या गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही बात करें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो इसकी वही डेफिनेशन लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को, तापमान को बिना बदले द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, ये चीज़ लिखना है। तो आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है। ठीक है, अब अगर तो देखो एक तो एग्जाम्पल है, जैसे बात करें जो तुम्हारा होता ना, कभी कभी देखे हो ना बेटा, जो बॉटल होती है स्टील की या प्लास्टिक की, फ्रिज से निकाल के रखो तो देखो उस पर उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट उसके चारों तरफ छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, पानी की बूंदें इधर उधर हो जाती हैं। वो क्यों आ जाती हैं? बॉटल के ऊपर वाटर देखो, बॉटल के ऊपर यहाँ पर थोड़ा बहुत वाटर ड्रॉपलेट आ जाती है। क्यों आ जाती है बेटा? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेटा ये है मतलब वेपराइजेशन। क्या है? वेपराइजेशन। कैसे होता है? जब हम वाटर जो बॉटल को हम फ्रीजर से निकाल के बाहर रखते हैं तो उसका जो वाटर है ना बहुत ही ठंडा होता है। क्या होता है? बहुत ठंडा होता है इन कंपेयर टू एनवायरनमेंट, यानी कि रूम टेम्परेचर। जो रूम है वो इस बोतल के कंपेयर में क्या है? गर्म है। और तो रूम में बेटा क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर होता है, सब कुछ प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में हमारे। तो जैसे बोतल ठंडी हुई
तो ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट से हीट लेगा। क्या करेगा, हीट लेगा, क्योंकि ठंडा है। और जैसे हीट लेगा तो उससे वाटर वेपर भी आएगी, और वाटर वेपर इस बोतल पर क्या होने लगती है, जमने लगती है। इसकी ये हीट अंदर लेने लगता है, और वेपर हमारी यहाँ पर पानी के फॉर्म में क्या होता है, बूंदों के फॉर्म में जमा हो जाती है। ये कभी मत समझना कि बोतल के अंदर का पानी है, बोतल के अंदर से पानी बाहर नहीं आता है, क्योंकि वो तो सील्ड तुम्हारा, क्या प्लास्टिक से बाहर पानी कैसे आ जाएगा, क्यों भाई, स्टील से बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। वो एनवायरनमेंट का वेपराइजेशन, एनवायरनमेंट से वाटर वेपर ले रहा है, ठीक है। वो जो बाहर आ रहा है कहाँ से आ रहा है, एनवायरनमेंट से आ रहा है, ठीक है, वो अंदर की नहीं है। ऐसे ही जल्दी देखो क्या होता है बेटा, पसीना निकलने के बाद क्या होता है, अक्सर देखो बहुत ही ठंडा शरीर हो जाता है। क्यों, बॉडी ठंडी क्यों हो जाती है, क्योंकि जब पसीना निकलता बेटा तो पानी निकलता है। अब ये पानी क्या करेगा, ये हमारे अंदर की हीट को लेगा। पसीना जो क्या करता है, हमारी अंदर की हीट को खींचता है, और ये वेपराइज हो जाता है। जैसे खींचा, जो वाटर ड्रॉपलेट हमारे हाथों पर आई या कहीं पर भी आई, पसीना आया, तो क्या करेगा, ये हमारे शरीर की गर्मी को, हीट को अपनी तरफ खींचा, और इतनी हीट ले रहा है कि ये वेपराइज हो जाए। वेपराइजेशन मैंने बताया था किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। इतना हीट लिया कि हमारा वेपराइज हुआ, और पसीना वेपराइज होकर उड़ गया, और शरीर हमारा क्या हो जाता है, ठंडा। क्यों, क्योंकि उसने हीट तो पसीना ले गया, हीट तो वाटर ड्रॉपलेट ले गई, इसलिए हमारा शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। समझा है ना, ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पसीना था, जो वाटर ड्रॉपलेट थी, उन्होंने मेरी बॉडी से हीट खींच लिया, और खींचने के बाद वो गायब हो गई। क्यों, वेपराइज हो गया। वेपराइज हो, वो तो चला, लेकिन उसने कुछ हमारी बॉडी की हीट तो ले लिया ना। जो हीट ले लिया तो हमारी हीट कम हो गई, इसलिए हमें ठंडा लगने लगा, ठीक है। और एक दो ऐसे एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे, जैसे बात करें वेपराइजेशन की कंडीशन, कपड़े को सुखाना, क्या होता है, इस पर कंडीशन बहुत सारी, जैसे हवा तेज चल रही बेटा, हवा तेज चलेगी तो क्या होगा, वेपराइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपराइजेशन बढ़ेगा, गर्मियों में जल्दी सूखते इसीलिए। और बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं जिस पर बेस्ड होता है, ठीक है। वैसे चलो आज ध्यान रखते हैं बेटा, इसके लिए हम कल इसी पे चर्चा करेंगे। घड़े में पानी भी ठंडा होता है, बोतल वाला कॉन्सेप्ट। समर में हम लोग कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, ये चीज़ें हम बात करेंगे कल अगले दिन, ठीक है। वैसे मेन आपका चैप्टर कंप्लीट है, बस थोड़ा जो डेली लाइफ में यूजेस हैं उनको पढ़ना है।